तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस पे जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स उसमें से बहुत ही ट्रिकी और कंसेप्चुअल आता है। तो उसका थ्योरी मजबूत होना न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 वो है व्हाट इज़ या स्टेट चार्ल्स लॉ। वो है चार्ल्स लॉ क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, चार्ल्स लॉ का मतलब होता है, या चार्ल्स लॉ क्या चीज़ कहता है। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि कोई जब मेरा प्रेशर लगातार सेम रहे तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चार्ल्स लॉ क्या है यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। तो याद रखिए, चार्ल्स लॉ कहता है कि कोई भी किसी भी गैस को अगर हम बरकरार एक ही प्रेशर में रखेंगे, प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, यानी कि चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे और कोई भी गैस हो, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है, यानी कि v डायरेक्ट वेरीज करेगा, इसको वेरिएबल साइन बोलते हैं, यानी कि v डायरेक्ट वेरीज करेगा टेम्परेचर को। इसका मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रेशर जब मेरा बराबर रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन एक जैसा होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो टेम्परेचर भी हमारा घटेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चार्ल्स लॉ हमारा कहता है कि अगर प्रेशर चेंज ना किया जाए, प्रेशर को एक ही रखा जाए, तो चार्ल्स लॉ बोलता है कि उसका वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जो ये होगा वो टेम्परेचर का भी हालत होगा। फिर वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। अगर मैंने वाई एक्सिस में प्लॉट किया है वॉल्यूम को और एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है टेम्परेचर को, तो आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके का बना है। इस तरीके का मतलब होता है ये है, ऐसा ग्राफ का मतलब होता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों का रिलेशन सेम है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये अगर घटेगा तो ये भी, टेम्परेचर भी घटेगा। अब आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा आता है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से v वेरीज t था, तो अगर ये वेरिएशन साइन हटता है तो इक्वल टू आ जाता है, और ये कांस्टेंट k आ गया, तो ये t को हम यहाँ नीचे लेके आएंगे तो k इक्वल टू का इस तरफ रह गया। तो हम बोल सकते हैं v बाई टी बराबर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम v बाई टी का मतलब ये हुआ कि अगर v1 बाई टी वन, v2 बाई टी टू, मतलब जितना वॉल्यूम्स होंगे और जितना टेम्परेचर होंगे सब एक दूसरे का बराबर होंगे। यही हमारा चार्ल्स लॉ भी कहता है, प्रेशर जब कांस्टेंट रहे। तो अब आइए न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी फार्मूला से बनाएंगे, जो यहाँ हम लोग फार्मूला देख पा रहे हैं, इस फार्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। और ये फार्मूला कैसे आया, ये हमने अभी अभी पढ़ा कि जब प्रेशर को बराबर रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर को वेरीज करेगा डायरेक्टली, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन वो होगा वो सीधा सीधी होगा। जो जब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। अब आइए हमारा न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स में आप पहले ही क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कोई भी एक गैस है, उसको टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर में रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त उस गैस का जो वॉल्यूम है 100 ml है, और प्रेशर कांस्टेंट रखा जा रहा है 1 atm। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया और बन गया वो 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब ये हो गया मेरा T2, तो बताइए फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो ये मेरा T1 0 डिग्री सेल्सियस, 100 ml हो गया हमारा V1, और 50 डिग्री हो गया हमारा T2, और V2 हमें निकालना है। तो शर्त ये है कि हमें सबसे पहले सबको जो है ऐसा यूनिट में लेके जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे, तो हमने एक रिलेशन आप लोगों को बताया होगा कि केल्विन में जब हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो जो सेल्सियस
में टेम्परेचर का वैल्यू होता है उसमें हमें 273 ऐड करना पड़ता है। 273 ऐड करने से उस सेल्सियस डिग्री वाला टेम्परेचर में तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सक रहे होंगे यहाँ पे मैंने जैसे किया है कन्वर्ट कि मैंने T1 0 डिग्री था उसमें 273 ऐड किया तो बन गया 273 केल्विन। फिर T2 मैंने निकाला 50 में 273 ऐड किया बन गया 323 केल्विन। अब दोनों केल्विन में आ गया, ऑल राइट, सही है, यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब इसको हम केल्विन में बदले तो वॉल्यूम का भी जो है ऐसा यूनिट होता है लीटर, ना कि मिलीलीटर। तो हम लोग को इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो मेरा लीटर में कन्वर्ट हो गया, जो कि आया 1/10 लीटर। अब V1 की जगह हमने बैठा दिया है 1/10 लीटर और T1 की जगह हमने बैठा दिया 273 टेम्परेचर और V2 हमें निकालना है और T2 की जगह हमने बढ़ा दी है 323। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट करें यार, आपको मालूम है सेकेंड लाइन थर्ड लाइन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बन गया 2730 और हमें V2 निकालना है तो V2 यहीं रहा, ये 323 ऊपर चला गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.11832 लीटर। लेकिन हमें पहला वॉल्यूम हमारा किस में था, मिलीलीटर में, हमारा पहला वॉल्यूम मिलीलीटर में था, इसीलिए हमें अभी भी जो वैल्यू है उसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना होगा। तो कैसे करेंगे, वेरी इजी, इस लीटर के वैल्यू को हम लोग 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इस जगह में, तो क्या हो रहा है, नीचे 5 डिजिट के आगे से पॉइंट हट रहा है तो नीचे 5 0 आया, 3 0 कट गया तो बचे यहाँ 2 0, तो 2 0 के आगे फिर मेरा पॉइंट यहाँ पे 3 के आगे जा कर के बैठ गया तो आ गया इतना मिली लीटर। होप दोस्तों आप लोगों को न्यूमेरिकल ये वाला समझ में आया होगा। और देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल आप लोग के होमवर्क के लिए भी रखा है, ये आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ देख पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या वॉल्यूम होगा बताइए एक गैस का अगर उसको इतना टेम्परेचर में पहले रखा गया 177 डिग्री सेल्सियस, 177 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर इतने टेम्परेचर में गैस को अगर पहले रखा जा रहा है और उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है यानी कि V1 वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर दूसरा टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो बताइए तब उस वक्त वॉल्यूम क्या हुआ होगा। यानी कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि T1 आपको बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हो रहा है तो वॉल्यूम है उस गैस का इतना, यानी कि ये होगा हमारा T1 जिसको 273 इसमें ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा और ये होगा मेरा V1, ठीक है, और ये होगा मेरा T2, ये होगा मेरा T2 और हमें निकालना है V2। तो हम लोग वही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसको घर में ट्राई करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट गे-लुसैक्स लॉ। तो याद रखिए गे-लुसैक्स लॉ किसे कहते हैं। गे-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि जब किसी गैस का वॉल्यूम चेंज ना हम करें, वॉल्यूम को लगातार एक ही रखें, तो देखा जाएगा कि जो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके टेम्परेचर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, गे-लुसैक्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम बदला ना जाए, चेंज ना किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो उसका जो भी प्रेशर होगा उस गैस का वो उसके टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब ये है कि हम लोग मैथमेटिकली देख सकते हैं क्या रिलेशन निकल रहा है, P डायरेक्ट वेरीज T। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम लगातार सेम है, चेंज नहीं हो रहा है उस गैस का, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। अब ये वेरीज साइन हटेगा, सिमिलरली यहाँ के आएगा, यहाँ बन जाएगा इक्वल टू, अब टी को नीचे लेके आइए तो बन गया P/T, बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरह हो रहा है, इक्वल्स टू के। और हम लोग जानते हैं के क्या है, कांस्टेंट। तो फिर वहाँ से जैसे V1/T1 और V2/T2 निकाले थे वैसे निकला P1/T1 P2/T2। ये भी फार्मूलाज हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स कम करेंगे, अभी थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं ज़्यादा करके। और ये इसका ग्राफ है, ग्राफ भी वैसे ही है बिल्कुल जैसा हमने देखा था चार्ल्स लॉ में
कि वाई एक्सिस में भी यहाँ पे प्रेशर प्लॉट किया गया है और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर, और यहाँ से लेने का मतलब, ऐसा ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि पी और टी यानी कि प्रेशर टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जा रहा है। और यही चीज़ कौन बोलता है? गे-लुसैक्स लॉ, कि जब वॉल्यूम को आप एक रखें, चेंज ना करें, तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में सेम रिलेशन दिखाएगा, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट में। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एसटीपी। ये भी उमूमन आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा जानने वाला क्वेश्चन है कि एसटीपी क्या होता है, या इसी को हम लोग एनटीपी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एनटीपी भी जिसको उसी को बोला जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये क्या है सर? तो याद रखिए, एसटीपी जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, जो इस्तेमाल होता है, मान लीजिए आपको अलग अलग गैस दे दिया गया और अलग अलग गैसेस है, जैसे कि सपोज़ कीजिए एक गैस है आपका ऑक्सीजन, एक गैस है आपका हाइड्रोजन, आपको अलग अलग गैस दे दिया और इन अलग अलग गैसों को आपको इनका वॉल्यूम्स को पहचानना है, आपको इनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है कि किसका वॉल्यूम क्या है। तो उस वक्त कुछ एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना पड़ता है। जब हमको इन दोनों यानी कि इसका और इसका वॉल्यूम जानना रहेगा, या इन दोनों का वॉल्यूम को हमें कंपेयर करना होगा, चेक करना होगा, दोनों को देखना होगा, तो उस वक्त हम लोगों को एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर लेके काम करना पड़ेगा। तो इसी एक कांस्टेंट या एक स्टैंडर्ड प्रेशर या टेम्परेचर जो हम लोग ले करके किसी भी अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, तो उसी स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर को बोला जाता है एसटीपी, जिसका प्रेशर में वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू जो होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री इन सेल्सियस में, और केल्विन में आप लोग जानते हैं 273 केल्विन। अब जो कुछ टॉपिक आपके पास आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। तो देखिए यहाँ अब आया है हमारा व्हाट इज़ एवोगैड्रोस लॉ और हाइपोथेसिस। आपने बहुत सुना होगा और अब तक आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि एवोगैड्रोस लॉ या लॉ को ही हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर स्टेट एवोगैड्रोस लॉ करके आए या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस करके आए, आंसर यही होगा। ये एवोगैड्रोस लॉ होता क्या है? तो देखिए एवोगैड्रोस लॉ का मतलब होता है कि, या एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि जब 3 अलग अलग गैसेस को रखा जाए, या 3 से भी ज़्यादा गैसेस, कितनी भी गैसेस को हम अलग अलग गैसेस को रखें, तो जब अगर उन गैसेस का वॉल्यूम सेम हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, नाइट्रोजन का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर है। तो एवोगैड्रोस लॉ बोलता है कि जब अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम सेम हो जाए और उस वक्त प्रेशर और टेम्परेचर भी सबका सेम रहे, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी कि गैस का अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम हो जाएगा। आप देख सकते होंगे हमने क्या कहा यहाँ पे, एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि जब अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम सेम हो जाए और टेम्परेचर भी चेंज ना हो, सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हर गैस का सेम होगा, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। ये कहता है हमारा एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब दोस्तों आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर अपना क्वेरीज़ को पूछें, और इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बी हेल्दी, बी सेफ।